ह्यूमन सिविलाइजेशन अर्थात मानव सभ्यता में स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण का इस्तेमाल 1835 से माना जाता है। गोलीय दर्पण में दो तरह के दर्पण आएंगे, एक का नाम है कनकेव या इसी को कहा जाता है संकेत मिरर, जबकि दूसरे का नाम है कन्वेक्स अर्थात ऑब्लिक मिरर। इसके कार्य प्रणाली अर्थात जो एक्टिविटीज होता है रेज को यानी बीम को प्रोड्यूस करने के आधार पर भी इसके अलग अलग नाम पड़ते हैं। जैसे कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। हम लोग के दैनिक जीवन में इन दो मिरर्स का काफी प्रयोग रहा है या डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जिसमें से हम लोग जानेंगे दो विशिष्ट प्रकार के मिरर और इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, बहुत सारा न्यूमेरिक्स है, लेकिन इसके कैलकुलेशन और न्यूमेरिक्स को बेहतर ढंग से सुलझाने के लिए हम लोगों को इसके टर्म्स और साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करने आना चाहिए, तभी हम लोग इस चैप्टर से बहुत आसानी से निकल सकते हैं और साथ में इसी के जरिए हम लोग अगले रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए रिफ्रैक्शन थ्रू थिन कर्व सरफेसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो सीधा हम लोग चलते हैं स्फेरिकल मिरर। आते हैं स्फेरिकल मिरर में, ये क्या है? गोलीय दर्पण, इन हिंदी इट इज नॉन एज गोलीय दर्पण, इन हिंदी कहा जाता है। सबसे पहला बात ये समझना है कि दरअसल ये होता क्या है। तो बस एक कांच का लेड स्फेयर लेना है, याद रहे ये थिन होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि इसका साइज जो हॉलो स्फेयर होगा खोखले गोले का, लेकिन ये खोखला गोला होना किसका चाहिए? लेड का होना चाहिए, पीबी का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके क्या पैटर्न होते हैं ग्लास के, क्वालिटी ग्लास का अगर हो तो और भी लाजवाब। तो यहाँ जो है ना ये एक स्फेयर है, वो भी थीन होना चाहिए क्योंकि स्फेयर का जो हॉलो स्फेयर होता है उसके सारे मास जो होते हैं पेरीफेरी पर अवस्थित होते हैं, सिचुएटेड होता है। उसी का एक टुकड़ा लेना है ना, एक पीस लेना है। अब हॉलो स्फेयर का अगर हम लोग पीस लेंगे तो ऐसे तो जो जैसे काटना है हम लोग कट करेंगे तो ऐसे एक टुकड़ा बनेगा, ऐसे जिसमें से ये गहरा होगा, ऐसे जो है एक सरफेस हम लोग को मिलने वाला है। बस यही थोड़ी सी उस्तादी करनी है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। ये है क्या, जरा सा देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया। अ डिटैच्ड पोर्शन ऑफ अ थीन हॉलो, देखिए थीन हॉलो लेड स्फेयर यूनिफॉर्म होना चाहिए ऑन द सरफेस, यानी विच वन ऑफ द सरफेस ऑन ऑफ द सरफेस क्या किया जाता है? सिल्वर्ड किया जाता है। इसी को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार को हम लोगों को जानना है बेहतर ढंग से। चलिए एक काम करते हैं, एक पीस यहां मान लिया जाए, कट कर लिया गया। अब जैसे इसको कट करेंगे तो ये आ गया, यानी जैसे हम लोग कट किए तो ये आ गया इसका पीस, है ना। थोड़ा सा इसका रंग जो है वो अलग किया हुआ है। अब इसके एक सतह पर यदि आपको चाहिए कन्वेक्स या कनकेव तो नाम इसका है, देखिए दो, जैसे इसके तीन नाम होते हैं। दूसरे पोर्शन दूसरे गोले का भी काटा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही गोले का हो, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक सतह कट आउट कर लेते हैं और कट आउट करने के बाद ये क्या है? कन्वेक्स और ऑब्लिक और डाइवर्जिंग मिरर। याद रहे इस बार जो है ऐसे सतह कटा हुआ गोला है, आगे आपको दिखाया जाएगा। उसी गोले का एक हिस्सा हम लोगों को कट आउट करना है। अब ये क्या कर रहा है भाई? ये कन्वेक्स है, यानी उभरा हुआ सतह पर चाहिए लाइट रेज इसको, यानी स्मूथ सरफेस हम लोग को ऑब्लिक रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं सिल्वर्ड। चले भाई इसको हम लोग सिल्वर्ड करने जा रहे हैं, यानी ये कर दिया गया सिल्वर्ड, हो गया ये पी बी, ये रहा। एक कहलाता है कनकेव, जैसे बोला जाएगा कनकेव मतलब धसे हुए पोर्शन में लाइन सीड, यहाँ जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, है ना। और ये सब जो है इधर जो है देखिए ये वाला जो है ये ऑब्लिक सरफेस पर यहाँ जो है इंसिडेंट रे लेना है, यानी रिफ्लेक्शन उस जगह पर दर्शाना पड़ेगा।
अब आता है इसके कुछ टर्म्स, क्योंकि जब तक आप टर्म को नहीं समझते हैं बेहतर ढंग से तब तक इसके कैलकुलेशन को समझना कठिन है। और इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है भाई, 10th क्लास से ही चलता आ रहा है भाई। सारे टर्म को पहले हम यहाँ क्या करते हैं, रिमाइंड कर देते हैं। जब आप अपडेट हो जाएंगे तो एक दो सूत्र केवल ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा और सारे इक्वेशंस निकाल लिए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ हो गया कि a detached portion of a thin hollow lead sphere which one of the surface is silvered is known as a spherical mirror। अर्थात एक thin hollow lead sphere लेना है और उसके डिटैच करना है उसके पोर्शन से। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का मिरर बनाना चाहते हैं। अगर आपको चाहिए कनकेव, सनकेव, तो आपको उभरे हुए सतह पर, जैसे कट किए तो ये वाला सतह पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्वरिंग करना पड़ेगा। और ये स्मूथ बचेगा तो इसी पर जो है इंसिडेंट रेज लेना है। यानी रिफ्लेक्शन, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड में होगा। रिफ्लेक्शन भाई साहब दोनों साइड में होता है, एक बात कंफ्यूजन में मत रहिए, है ना। रेगुलर और इरेगुलर, इरेगुलर जिधर होगा उधर इमेज हम लोग नहीं ले सकते हैं, और ये है रेगुलर साइड, यहां से हम लोग इमेज ऑब्टेन करवा सकते हैं। अगर आपको कन्वेक्स चाहिए, बहुत आसानी से आप क्या कीजिए कि जो सनकेन पोर्शन है इधर वाला, है ना, इसी को आप सिल्वर्ड कर दीजिए। इधर भी रिफ्लेक्शन होगा लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और इधर वाले में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यानी ऑब्लिक साइड में उभरा हुआ सतह जो उधर है उस पर जो है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां क्लियर हो गया कि भाई दो तरह के ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। बहुत लोग ऐसे मिरर्स को देखे होंगे, शायद ध्यान नहीं दिए हैं, जैसे जो बाइक्स वगैरह होता है या कोई व्हीकल होता है उसका साइड मिरर जो होता है वो कन्वेक्स साइड का होता है, यानी कन्वेक्स मिरर होता है। इसके बाद में ये मेकअप मिरर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या डेंटिस्ट वगैरह जो है लाइट रेज को फोकस्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर, है ना, मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो टीथ इन्फेक्टेड होता है उसको सही करने के लिए, ये फोकस्ड करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका इस्तेमाल वहां भी होता है, कई जगह पर और भी इस्तेमाल होता है। यहां से हम लोग जैसे जाएंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो वहां देखेंगे कि ये दोनों मिरर का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल किया गया है। वैसे सबको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप का दो कैटेगरी है, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यानी एक जो है रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है और एक है रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो वहां भी हम लोग इससे मिलने वाले हैं। तो यहाँ मामला साफ हो गया होगा कि ये कांच का गोला है, यानी लेड स्फीयर है। थीन रखे, यूनिफॉर्म रखे, कट कीजिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मिरर बनाना चाहते हैं। अगर कनकेव तो ऑब्लिक उभरे हुए सतह को सिल्वर की कर दीजिए, अगर कन्वेक्स चाहिए तो आपको सनकेन पार्ट को क्या करना है, सिल्वर्ड कर देना है। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म जो कैलकुलेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। चले उसके तरफ चलते हैं। नंबर 1, ये देखिए, ये कांच का गोला है, यहाँ सारा चीज आपका 1 by 1 चलता चला आएगा। Important terms related to a spherical mirror. Yes, we are telling about the important terms. ये प्रमुख टर्म्स हैं, इसके बगैर हम लोग इसके कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये कांच का गोला है ना, दिस इज द थिन यूनिफॉर्म हॉलो लेड स्फीयर। और इसी में से देखिए, इसमें से क्या किया गया है कि ये अंदर वाला पोर्शन जो है इस पर सिल्वरिंग कर दिया गया है, और ये वाला जो है जब अंदर वाला करेंगे तो कन्वेक्स बनेगा, और जब बाहर वाला सिल्वरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा कनकेव। अब इसमें से सबसे पहला बात आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जिस गोले को से काट करके उसको जिस स्फीयर से कट आउट किए हुए हैं उसी के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन याद रहे इसकी भूमिका बहुत बेहतरीन है। हम लोग जानते हैं विल्बोर्ड-स्नेल के नियम को, और उसमें से जैसे कि आपको बताया गया है कि जैसे इंसिडेंट रे आए सरफेस पर पड़े उसी वक्त आपको नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, और उस नॉर्मल को हम लोग जब भी खींचेंगे, क्योंकि देखिए सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन जो आप खींचेंगे निश्चित रूप से वो क्या होगा, सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। ये वाला देखिए ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जब इंसिडेंट रे
पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आपको बताया गया है कि भाई जब इंसिडेंट रे पड़े, है ना, जैसे रिफ्लेक्शन में किया गया, ऐसे है मान लिया जाए एक सतह, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं ताकि तरोताजा हो जाए। हाँ, तो ये जैसे आपका एक सरफेस लिया गया और एक सरफेस पर जैसे इंसिडेंट रे फॉल करवाते हैं, जैसे यहां हो गया, ठीक। अब देखिए ये वाला आपका मिरर है, प्लेन मिरर दिखाया जा रहा है, तो क्या बताया गया था कि भाई जैसे ही ये फॉल करता है उसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल खींच देना है, ठीक। और नॉर्मल खींचेंगे, ये रहा इंसिडेंट रे, इसके बाद आप रिफ्लेक्टेड रे खींचें, रे डायग्राम में आपको परेशानी कम होगी, है ना। कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके जो ग्लेंसिंग एंगल है वो अगर आप नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पी, ओ, क्यू, ये रहा एम, और या इसी को कह देते हैं ए बी, ये रहा। तो इस जगह पर इसको आप आई बोले थे, इसको आर बोले थे, सबको याद होगा। एक ग्लेंसिंग एंगल होगा, जितना एंगल पर पड़ेगा उतना ही एंगल से छोड़ते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल का काम बड़ा बेधड़क करेगा कौन, तो ये देखिए, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख रहे हैं, यहाँ से कोई भी रेखा अगर जो हम लोग खींचेंगे, कोई भी रे को यहाँ दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन जो वर्चुअल स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, तो ये परिधि पर कितना डिग्री पर पड़ेगा, 90 डिग्री पर। अब इसी को क्या करना है, आगे बढ़ा देंगे, है ना, और यही जो है आगे नॉर्मल का काम करेगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे सबको, क्योंकि रे डायग्राम बनाते समय ये आपका सबसे बड़ा दोस्त साबित होने वाला है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म हॉलो लेड स्फीयर फ्रॉम व्हिच अ स्फेरिकल मिरर इज डिटैच्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जिस गोले से इसको काट कर अलग किया गया है, जिस हॉलो लेड स्फीयर से इसको काट कर डिटैच कर अलग किया गया है, वही सेंटर। क्योंकि जब भी आप स्फेरिकल मिरर कहीं बनाएंगे तो आप इस स्फीयर को आसानी से खींच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आप यहाँ ऐसे स्फीयर बनाए, तो ये वाला जैसे आप कनकेव ले रहे हैं, तो ये वर्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हाँ पूरा गोला बना सकते हैं, पूरा जो है ए पी बी हो गया, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अब आगे देखेंगे कि किस तरह से किसका नेगेटिव पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे जो जानना है उसके तरफ पहले हम लोग चलते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, अगले टर्म के तरफ चलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, इसी को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। क्या है, द रेडियस ऑफ दैट थिन हॉलो लेड स्फीयर फ्रॉम व्हिच अ स्फेरिकल मिरर इज डिटैच्ड। बस हो गया। सेंटर को क्या कहते हैं भाई साहब, सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाला जो है रेडियस, देखिए ये जो है ये कहलाएगा, रेडियस ही नहीं बोलेंगे तो इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन हिंदी इट इज नॉन एज वक्रता त्रिज्या। आर है, बस सीधा समझना है, जिस सेल से कट आउट किया गया स्फेरिकल सेल को, उसी के रेडियस को क्या कहते हैं, सीधा क्या वही रेडियस कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा आपका दूसरा टर्म। अब आते हैं तीसरे टर्म की तरफ, और तीसरा टर्म है पोल और वर्टेक्स। मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल और वर्टेक्स। हाँ भाई, ये थोड़ा सा ज्यादा मायने रख रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको वैल्यू हम लोग ज्यादा दे देंगे। चले देते हैं वैल्यू। ये रहा एक कनकेव मिरर, दोनों में आप दर्शा सकते हैं, है ना। पहले इसको पकड़ा जाए, ए फिसलने के चांसेस हैं, बी पी बी। ये क्या है, ये पूरा देखिए इधर वाला हो जाएगा, रियल साइड इधर जो है इंसिडेंट रे हम लोग ले जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेगा, आगे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे, है ना, स्मूथ सरफेस है। तो ये वाला जो सेंटर होगा इसका, किसका जी, तो मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, दोनों में से किसी का, है ना। ये नहीं कि एक दिखा दिए कनकेव तो कन्वेक्स नहीं होगा, ठीक, तो उसको भी ले आते हैं, वो भी नाराज क्यों होगा भाई। चलिए ये रहा कनकेव कन्वेक्स, ये रहा कन्वेक्स। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाएगा, इसी को कहते हैं पोल और वर्टेक्स कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि भाई हम लोग को तो कैलकुलेशन करना है, हम लोग तो जुड़ने वाले हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन से, तो उसका इंतजाम यहीं से हम लोग शुरू कर देते हैं। इंतजाम नंबर 1
कि भाई पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ट्रीटेड एज रेफरेंस पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यस, ये निर्दिष्ट बिंदु है जिसके सापेक्ष सारी दूरियां, जिसके रेस्पेक्ट में सारी दूरियां मापी जाती हैं। अब अचानक वहां गए है ना डायरेक्ट साइन कन्वेंशन में, और उसके बाद आप सीधे बोल रहे हैं पोल, पहले तो उसको इज्जत दीजिए, तो वो आपको हर जगह मदद करने वाला है। तो सीधा हम लोग बोलेंगे कि पोल इज द, ये निर्दिष्ट बिंदु है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सारी दूरियां मापेंगे। अब इसीलिए आपको हिदायत दिया जा रहा था कि भाई जो हम लोग लेड हॉलो लेड स्फेयर लेंगे उसका पेरिफेरी मोटा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, पोल का निर्धारण मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि थिक का आगे बताया जाएगा कि अगर आप थिक रखे तो पोल हो सकता है बाहर भी चला जाए, है ना, और बाहर चला जाएगा तो सारी दूरियां जो मेजर की जाती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द पोल की जाती है। तो यहां जरा सा हम लोग अपना काम करने के लिए एक मिरर को हटाते हैं, और ये देखिए ये वाला आगे जाएगा, ठीक। अब ये का मान लिया जाए ये सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जितनी भी यहां इसी पर आगे आएगा ऑब्जेक्ट का, यही आएगा जो है इमेज, यही फोकस पॉइंट आएगा। तो सारी दूरियां जो मेजर की जाती हैं तो आपको बार बार चलना पड़ता है किससे, पोल से, या इसी को कहते हैं वर्टेक्स। दैट्स व्हाई ये बात ध्यान रहे कि ये रेफरेंस पॉइंट है, निर्दिष्ट बिंदु है, सुनिश्चित बिंदु है जिससे हम लोग सारी दूरी मापेंगे। चलिए ये क्या है, इसीलिए देखिए बगल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इट इज बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोल, क्योंकि यहां से सारी दूरियां मापी जाती हैं। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये प्रधान अक्ष, हिंदी में इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। बहुत लोग स्पेलिंग में इसको मिस्टेक करते हैं, डोंट गो विद रॉन्ग स्पेलिंग, है ना। प्रिंसिपल यानी PLE सिद्धांत होता है, PAL लिखना है, एक्सिस का मतलब हुआ अक्ष। The line joining the pole and the center of curvature of a spherical mirror is known as principal axis। यानी ये वाला जो है आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पूरा लाइन, यानी यहां ही नहीं समझ जाना है। प्रिंसिपल एक्सिस का एक बात आप समझिए, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ये वाला पूरा जो है और भी जाएगा, ये इसकी लंबाई आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लाइन है यही कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यस, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया। अब आता है कि प्रिंसिपल एक्सिस इज ट्रीटेड एज अ रेफरेंस लेवल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये क्या बीमारी है भाई? हाँ, पहले तो शुरू में जैसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे 1/v + 1/u = 1/f या 2/r, या और भी जो डेरिवेटिव मैग्निफिकेशन का जो है न्यूटन्स स्फेरिकल मिरर्स का सूत्र वगैरह, तो वो सब तो ठीक है। हम लोग जब डेराइव करेंगे ना तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर, बिंदु वस्तु को लेकर के डेराइव किया जाता है। लेकिन भाई वहां तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी सामने में जब आप वस्तु को खड़ा करेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। यानी ये देखिए जैसे ये भी हुआ है ना, तो ये जो हाइट उस वक्त हम लोग मेजर करेंगे ए बी का, है ना, या इसका नाम हम रख देते हैं PQ या कर देते हैं CD, हो गया। तो ये रेफरेंस लेवल का काम करता है। वी हैव टू मेजर द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज, इसी की वजह से इसको रेफरेंस लेवल कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना है। फिर वहां जो है हम लोग इसको काम में लाते रहेंगे। इसी तरह से हम लोग इसको कन्वेक्स में भी दिखा सकते हैं, जरा सा उसमें भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए उसमें भी थोड़ा एक चक्कर हम लोग लगा लेते हैं, है ना, बाद में आपको पता चल जाएगा, है ना। ऐसा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये रहा, देखिए कन्वेक्स हो गया, APB हो गया, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि ये वर्चुअल साइड में आगे बताया जाएगा कि मिरर्स का एक कहानी है, स्टोरी है, तो वो जो है हम लोग उसको पकड़ में लाने वाले हैं। और ये वाला हो गया, देखिए इधर इसका रहेगा सेंटर, तो ऐसे बनेगा ना, गोला जो बनाएंगे भाई साहब वो तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ जो है ये सेंटर हो जाएगा, और यहां से आप एक्सटेंड करते चले जाएं तो यही हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रियल साइड में रखने वाले हैं, तो पूरा ये जो लाइन दिखाई पड़ रहा है आपका,
वो प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। यस, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। हम यहां नोट करके लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? देखिए, नोट, ये बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है जी? सब तो बात ध्यान ही रखना है ना। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कैन बी extended up to can be extended up to infinity। हाँ, कहां तक फैला सकते हैं इसको? तो इसको हम लोग इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। इसको फिर बनाया जाएगा, है ना। इसको ज्यादा अभी वैल्यू नहीं देना है। तो ये जो है यहां भी हम लोग देखेंगे, यानी ये वाला जो है रेफरेंस जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, इसका प्रसार कहां तक हो सकता है? तो देयर विल बी द शॉर्ट आंसर, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। ये अनंत तक जाएगी, इसकी लंबाई अनंत होती है। रेफरेंस लेवल होता है, स्टार्टिंग ये ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब आते हैं अगले टर्म के तरफ। यस, प्रिंसिपल सेक्शन। एनी सेक्शन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। यानी कोई भी सेक्शन, कोई भी काट जो हम लोग सीधा इसको लाएंगे, जरा सा इसको देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए एक मिरर लीजिए आप, ज्यादा मिरर लेने की जरूरत नहीं है, ये रहा। अब क्या कहा जाए डेफिनेशन में? एनी सेक्शन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। तो यहां देखिए ये रहा, ये थोड़ा सा इसका जो है ए पी बी, है ना। कोई भी सेक्शन अगर हम लोग इसको कट करते हैं, 1 2 3 ऐसे कट कर रहे हैं यहां, ठीक, तो ये सेक्शन जो बनेगा वो पोल के साथ क्या कहा जाता है? यानी सेक्शन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर पासिंग थ्रू, कोई भी सेक्शन जो हम लोग इस तरह से बनाएंगे सेक्शन, और ये अगर पोल कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा हो गया, इसको तुरंत हम क्लियर करते हैं, है ना। तो कोई भी सेक्शन जो पास करता है कहां से? पोल से, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। ये रहा, देखिए प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। अब आता है अपर्चर। तो अपर्चर में चलते हैं। अपर्चर का मतलब होता है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर इज नॉन एज, क्या कहेंगे इसको? अपर्चर कहते हैं। जरा सा इसका शक्ल भी देख लेते हैं, जरूरी है, क्योंकि यही तो मेन रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हम लोगों को चलना चाहिए एक मिरर की तरफ। चलिए एक मिरर की तरफ आते हैं। एक मिरर को, अब इसके अपर्चर की बात आती है तो ऐसे ऐसे खींच दिए। चलिए भाई, कनकेव मिरर है, ए पी बी हो गया, ठीक। ये आपका ए पी बी, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। देखिए ये जो है पूरे पर, चूंकि स्मूथ सरफेस है तो इधर ही लाइट रेज फॉल करेगा और इधर से रिबैक होगा तो उधर भी किसी काम का नहीं होगा। तो ये जो आपका डायमीटर है, ए से बी, देख रहे हैं ये वाला जो खींचे, इसी को क्या कहा जाता है? अपर्चर कहा जाता है। तो यहां ये कहलाएगा अपर्चर। अब बहुत लोग बैठे बैठे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, है ना। कनकेव में भी अगर हम लोग देखेंगे, ये तो कनकेव का है, ठीक। ये हो गया कनकेव मिरर का, है ना। तो ये जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर इज नोन एज, इसी को कहा जाता है क्या? तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन एज, इसको कहा जाता है अपर्चर। अब बैठे बैठे लोग सोच रहे हैं अच्छा देखेंगे ना ये कैसे बनाने वाले हैं, कनकेव कन्वेक्स का हो जाएगा, उसका भी देखिए तुरंत हो जाएगा। अब भी खींचते हैं इसको, ये रहा लाइट, ठीक।
हो गया, ए पी बी हो गया। अब इफेक्टिव डायमीटर धड़ाक से ऐसे करके खींचिए, यही हो गया क्या, अपर्चर, है ना, अपर्चर। ये रहा, गोला बनाएंगे तो इसका बाहरी क्षेत्र है ना जी, वही तो इफेक्टिव जोन है जहां लाइट रे पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो सीधे ये जो दिखाया जा रहा है आपका डायमीटर, है ना, क्योंकि ये जो है इफेक्टिव डायमीटर है, होगा तो क्या, इसको पूरा करेंगे तो उसका अलग डायमीटर होगा, लेकिन यहां जो है लाइट रे इंसिडेंट होगा, इधर से लाइट रे इंसिडेंट होगा, और यही प्रभावकारी व्यास होता है, अर्थात डायमीटर होता है, जिसको कहा जाता है अपर्चर। अपर्चर को कैलकुलेशन के दौरान छोटा रखना पड़ेगा, है ना, बड़ा रखेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ होने वाला है। कैलकुलेशन तो गड़बड़ होता ही है, साथ में क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि जो इमेजेस क्रिएट होते हैं उसमें भी एब्रेशन आना शुरू हो जाएगा, तो इससे बचना है। वैसे भी सब लोग देखेंगे रोड पर जैसे साइड मिरर्स वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है, या मेकअप मिरर वगैरह होता है, तो वो बहुत बड़ा नहीं रखा जाता है, वो जितना छोटा रखेंगे उतना बेहतर होता है। तो ये बात भी आगे हम लोग को पता चलने वाला है। नेक्स्ट में चलते हैं प्रिंसिपल फोकस। हाँ भाई, ये प्रिंसिपल फोकस बहुत कुछ बताने वाला है। पहला तो सर आइजैक न्यूटन का ये रेफरेंस पॉइंट है। यस, न्यूटन ने भी स्फेरिकल मिरर का सूत्र निकाला था, यानी वो भी एक डिडक्शन ऑफ मिरर्स फार्मूला ऑफ बाय सर आइजैक न्यूटन, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। उसका ये रेफरेंस पॉइंट था, उसका पोल नहीं था रेफरेंस पॉइंट। पहला बात एकदम यहाँ दरकिनार कर देना है, हम लोग सारा काम पोल से करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन सर आइजैक न्यूटन थोड़ा सा उल्टा सोच करके काम किए हुए है, और वो है फोकस पॉइंट इज द रेफरेंस पॉइंट, यानी फोकस पॉइंट को ही निर्दिष्ट बिंदु माना गया है, सुनिश्चित बिंदु माना गया है, जहां से न्यूटोनियन फॉर्मूले का सारा दूरी मापा जाता है। फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं, ये है क्या, the point on the principal axis of a spherical mirror at which parallel incident rays to the principal axis meet or seem to meet after reflecting on its reflecting surface is known as principal focus। अच्छा, ये क्या बोल के निकल रहा है, अभी पकड़ते हैं इसको। हाँ, ये रहा कनकेव मिरर, है ना, ये हो गया ए पी बी, ए पी बी, ठीक। अब इसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, हो गया, थोड़ा सा इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उसको आप प्लेस कीजिए पहले, पी, ये हो गया। अब कह रहा है ना कि अनंत से आने वाली या पैरेलल रेज, कोई जरूरी नहीं है ना, कि, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में आपको समझना आसान पड़ेगा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, हाँ, लाइट रेज, हैवी हिंदीज, ये रहा, इधर से ये रहा। एक बात समझना है ना, क्योंकि यहीं से नाम इसका निर्धारित होने वाला है। ये है कनकेव मिरर, और इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो ऐसा करते हैं कि मामला थोड़ा सा उलझाते हैं। ये रहा इंसिडेंट रे, चले, ये रहा इंसिडेंट रे, ये आएगा इधर लौट जाएगा। एक क्लास में बताया हुआ पीछे में देखिए कि रे डायग्राम को खींचने के लिए फिर यहाँ बताया जाएगा, जब इसका रे डायग्राम आएगा तो यहाँ भी बताया जाएगा, सीधा बात याद रखना है। वैसे इंसिडेंट रे जो अपने ट्रैक को, रास्ते को ना बदलती हो, यानी जिस रास्ते से आया वैसे चला गया, तो इसी को कहा जाता है कांस्टेंट इंसिडेंट रे। और इसकी खास बात है कि ग्लेंसिंग एंगल का मान 90 डिग्री ही होगा। हो गया नंबर एक, बात ध्यान रहे। अब है कि ये वेरिएबल रे है ना, ये वेरिएबल इंसिडेंट रे है, और एक बात ध्यान रखेंगे कि उधर ये कभी नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, क्योंकि फिर ये एंगल मेंटेन नहीं होगा। किसी भी हालत में इसको ग्लेंसिंग एंगल मेंटेन करना है, यानी मामला यहां उलझ गया, यानी ये वाला जो है थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, यानी ये मिल गया आकर के कहां, तो बात साफ हो गया, एक पॉइंट पर मैच कर रहा है, मीट कर रहा है। अब दूसरा नंबर भी देखिए, यहां से जैसे आप इंसिडेंट रे डालेंगे ना, तो आपको अपने असुविधा होने लगेगा। ठीक, क्या असुविधा होगा जी, आप ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं इसको, ऐसे ही मोड़ेंगे, है ना, ये रहा
देखिए तो एकदम अपने हाथ चला जाएगा, कोई जरूरी नहीं मत्था पच्ची करने का। ये रहा, अब ये हो गया, इधर से आया, ये देखिए ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो मिल रही हैं। और दूसरा जो इसका है ना, दूसरा पार्ट है कन्वेक्स में, वहां ऐसा लगेगा मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो दूसरा पार्ट भी लाते हैं, तुरंत लाते हैं। देखिए दूसरे पार्ट को हम लोग ला रहे हैं, और इसको समझिएगा, लोग इसमें से कंफ्यूज होता है, अच्छे लोग भी कंफ्यूजन के शिकार होते हैं, है ना। बाद में वो रे डायग्राम जो है वो सही ढंग से नहीं बनने लगता है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये रहा ए पी बी हो गया। चलिए अब एक रे को हम लोग ले जाते हैं, जाहिर सी बात है ये रे टकरा करके लौटने वाली है, मगर हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि ये जा रही है किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ये रहा, हो गया। हम लोग को फोकस पॉइंट को डिफाइन करना है एंड इट इज वेरी इजियर। चलिए लाते हैं एक इंसिडेंट रे पैरेलल, जो अनंत पर पैरेलल बताया हुआ पैरेलल बीम का मतलब होता है प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं, या नहीं तो कोई ऑप्टिकल डिवाइस के फोकस पॉइंट पर अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो बीम क्रिएट होगा वो पैरेलल बीम क्रिएट होता है। फिलहाल ये रहा। अब यहां आप ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लैंसिंग एंगल इधर मेंटेन नहीं होगा, ये छोटा एंगल है, बड़ा एंगल है, जाहिर सी बात है ये किसी भी कीमत पर अपने ग्लैंसिंग एंगल को मेंटेन करेगा। और तब ग्लैंसिंग वाला फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद फिर वही होगा, वो ग्लैंसिंग एंगल मेंटेन करेगा। ये सब सेकेंडरी चीज है कि आप उसको लॉ में कन्वर्ट कीजिए। ये देखिए यहां देखिए लगभग एंगल बराबर हो रहा है। अब स्केल से मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है और भी बेहतर होगा। ठीक, अब आता है दूसरा नंबर। ठीक है, अब इसी को ऐसे करके मिलाएंगे, यहां से खींचेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल जाएगा, है ना। और वहां से आप मेजर करके, तो अगर मान लिया जाए यहां सेंटर खींचते जी, तो ऐसे कैसे आएगा जी, ऐसे भी तो नहीं होगा, है ना। ग्लैंसिंग एंगल गोली मारिए, ये तो कभी ऐसे होगा ही नहीं। तो एक बात ध्यान रखना है सबका, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं माइनर मिस्टेक होता है, दिखने में माइनर लगता है लेकिन हो जाता है बहुत गड़बड़, मेजर होने लगता है ना। हाँ, तो ये रहा, ऐसे डाइवर्ज करेगा। अब इसको आप मीट कीजिए, ऐसे इसको हम लोग मीट करते हैं, तो मीट तो होगा नहीं, ये सीम टू मीट कहलाएगा, है ना। ये देखिए ये वाला जो है यहां जो दिखा रहे हैं डॉट डॉट वर्चुअल डायग्राम जिसको बोला जाता है, ये रहा, देखिए ये एफ हो गया। ठीक, यानी जहां मिलता है एक्चुअली या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं, या प्रिंसिपल प्रमुख फोकस बिंदु कहा जाता था। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एट व्हिच पैरेलल इंसिडेंट रेज to the principal axis meet or seem to meet after reflecting on its reflecting surface is known as principal axis। अब है an image point on the principal axis for, अब ये जो बन रहा है ना, ये जानते हैं, ये जब मीट कर गया ना तो इट्स एन इमेज, इट्स एन इमेज हो गया। लेकिन ये वर्चुअल साइड में होगा और ये रियल साइड में होगा, तो वहां आगे हम लोग तुरंत पता कर लेंगे कि कब वर्चुअल इमेज होगा, कैसे होगा, कहां सिचुएशन होता है। एक मोटा एक समझ आना है, सारा समस्या का हल सिंगल विंग में हो सकता है। तो ये जो बनता है ना, जहां फोकस पॉइंट होता है, दरअसल ये फोकस पॉइंट होता है क्या, तो एन इमेज पॉइंट होता है, एक वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वह वस्तु कहां होता है, तो इंफिनिटी पर होता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। नेक्स्ट वन में चलते हैं, और नेक्स्ट है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज इट्स फोकल लेंथ। वही था जी, वही था, देखिए आ गए वापस। ये जो है इसमें से जो फर्स्ट डायग्राम हम लोग का है, ठीक, तो फर्स्ट डायग्राम में देखिए क्या है, तो पी एफ, यस, पी एफ को ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। यहां भी जो है पी एफ, ठीक, ये फोकल लेंथ कहते हैं। बाद में हम लोग को देखेंगे कि साइन कन्वेंशन से एक का माइनस होगा और एक का प्लस होगा, यानी ये देखेंगे माइनस होने वाला है और ये प्लस होने वाला है, मगर कैसे, ये तो साइन कन्वेंशन बताएगा, हम लोग क्यों माथा खराब करें, है ना। साइन कन्वेंशन बताने वाला है, तो इसको हम लोग
अभी इस पर जादू टोना करने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप जगह पर पहुंच जाएगा। ये रहा माइनस। देखेंगे एक बात याद रहे, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ न्यूटोनियन फार्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। न्यूटन जो है पोल को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है, 3 बार बोल दिया गया। अब इसको आप समझिए कि वो सारा दूरी जो है मेजर किया था कहां से, तो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से। नेक्स्ट में हम लोग चले, अब आता है क्या है जी, तो फोकल प्लेन, अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द principal axis on which rays of light coming from distant object subtending different angle with the principal axis converge or appear to diverge is known as focal plane। आनी इसको समझना है, पहले क्या है ये समझिए। पहले एक प्लेन है, तल है, काल्पनिक होगा, तल तो बना हुआ नहीं रहेगा ना, ये एक काल्पनिक तल है जो हम लोग काल्पनिक तल को खींचने वाले हैं। passing through principal focus perpendicular to the principal axis on which rays of light कहां से, coming from distant object means telling about the infinity subtending different angle with the principal axis। principal axis से जो अलग अलग कोण बनाता है, कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है। तो ये जो फोकस प्लेन हम लोग बनाएंगे उसी को कहा जाएगा फोकल प्लेन। देखते हैं कैसे होता है। चलिए ये रहा एक कनकेव मिरर, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग पोल से ऑरिजिनेट कर दिए, ये तो जाएगा ना इंफिनिटी तक। अपना काम है हम लोग का कि इसका जो मटेरियल है उसको हम लोग लिख देते हैं, एफ हो गया, ठीक, ये हो गया एफ। थोड़ा सा इसको डिस्टेंस लेते हैं समझने के लिए, है ना, यहां, उसके बाद आर, रहने दीजिए आर को, अभी कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें एक प्लेन जो है लाना है, ये देखिए प्लेन लाया, हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि यहां से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, अब अनंत से अगर ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, जैसे एक आया ऐसे समानांतर प्रकाश की किरणें हैं, हाँ नहीं, ये पैरेलल हो गया। दूसरा आपको लाना है, पैरेलल होना चाहिए भाई, पैरेलल। इंसिडेंट जो इन्फिनिटी से आएगा वो होगा पैरेलल, पक्का। ये रहा, एक और दिखाना है कम से कम, उसको भी लाते हैं। चलिए एक और ले आए, देखिए पैरेलल हो गया। अब ये जब रिफ्लेक्ट कर, जाहिर सी बात है ग्लैंसिंग एंगल का बात है, इज्जत का बात है, तो ऐसे जाएगा और ये देखिए ऐसे जाएगा। यहां अलग अलग एंगल से जो है वो बनाते रहता है प्रिंसिपल एक्सिस से। नहीं देखिए तो यहां एक एंगल बन रहा है, अलग एंगल है, ठीक, यहां भी एक अलग एंगल है, देख रहे हैं, यहां भी ये θ1 है, तो ये θ2 है। इसी को कहा जाता है क्या, तो प्रिंसिपल, यानी ये फोकल प्लेन कहलाता है। इसी को कहते हैं फोकल प्लेन। कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, देखिएगा प्रॉब्लम बनाते समय, धीरे धीरे जो है आपको धीरे धीरे स्टैंडर्ड लिफ्ट किया जाएगा। अभी उतना जो है बेसिक बात जो है उसको पहले समझना है और वही काम किया जा रहा है, बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है यहां एक बात पूरी एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए भाई। देखिए जो भी स्फेरिकल मिरर, जैसे पहला बात यहां आता है सबसे जरूरी, कोई भी मिरर है, पहले तो आप ये समझिए, कोई भी मिरर, जैसे ये हो गया क्या, तो APB ये कहलाएगा कनकेव मिरर, ये कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग ऑब्लिक सरफेस को फ्री रखे हुए हैं, स्मूथ रखे हुए हैं, और एक बेचारा उसको भी ले जाते हैं जहां हम लोग पहले एंट्री मारे हुए हैं इसी के जरिए, और ये है प्लेन मिरर। हाँ भाई प्लेन मिरर, क्या कि उसका भी कुछ जो काम आधा अधूरा अकेले में रहता है, इसको हम लोग को यहाँ पूरा करना है। चलिए एक बात आ गया है, कोई भी मिरर जो होता है स्पेस को दो हिस्से में बांट देता है। यानी यहाँ बात कर रहे हैं दोनों मिरर को थोड़ा सा हम
अलग कर दे रहे हैं ताकि समझने में परेशानी नहीं हो, है ना। बाउंड्री लाइन खींचे, ये तेरा घर ये मेरा घर, हो गया काम खत्म। चलिए, पूरे स्पेस को दो भरे भागों में विभक्त करता है। एक जिधर स्मूथ सरफेस होगा, जिधर रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होगी, उसको हम लोग बोलते हैं रियल स्पेस। ये देखिए रियल स्पेस, और इधर वाले को कहते हैं वर्चुअल स्पेस। अब एक सीधी सी बात है भाई, स्मूथ सरफेस तो इधर बच गया ना, तो इधर बच गया रियल सरफेस में, तो इसको रिफ्लेक्टिंग साइड, दोनों रिफ्लेक्टिंग साइड है, एक बात याद रहे। लेकिन ये जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन इधर होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला बात ध्यान रखना है। ये जो अपोजिट वर्चुअल साइड होता है, किसी भी मिरर का वर्चुअल साइड जो होता है, वहां आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रहा, कहीं भी लीजिए, यहां भी ये क्या हो जाएगा, रियल साइड हो जाएगा, यानी रियल स्पेस हो गया, और इधर हो जाएगा वर्चुअल स्पेस। पॉइंट नंबर 1। इसके बाद प्लेन मिरर को भी देख लीजिए, तो इधर हो जाएगा रियल स्पेस, इधर हो जाएगा वर्चुअल स्पेस। ये रहा, हो गया, तीनों मिरर आ गया। अब आपको ये बात समझनी है कि जैसे ऑब्जेक्ट हुआ, इमेज हुआ, है ना, दोनों का स्थिति बहुत खराब है, कभी रियल है, कभी वर्चुअल है, कभी रियल है, कभी वर्चुअल है, कंफ्यूजन है, बड़ा समस्या है। तो एक बात सीधा समझिए, अगर आपका इमेज या ऑब्जेक्ट रियल स्पेस में है ना, ये रियल स्पेस में है, तो 100% ये रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज होगा, काम खत्म। एकदम इधर उधर नहीं लगाना है दिमाग, सीधा स्ट्रेट लाइन में चलना है, रट्टा मारने कोई जरूरत नहीं है। फिर आया यहां देखिए, अगर आपका कहीं भी, आप कहीं भी देखिए, कहीं भी तीनों मिरर में, चाहे वो कन्वेक्स हो, ये कनकेव हो गया, जरा कलर चेंज कर लेते हैं भाई, जब है सुविधा तो लाभ उठाना चाहिए। कनकेव हो गया, चलिए दूसरा नंबर यहां लिख देते हैं, ये कन्वेक्स हो गया, जिसको ऑब्लिक मिरर भी बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्स हो गया। और ये बेचारा जो पहले हम लोग को, बेचारा नहीं है, बहुत तंग करेगा, ये बहुत तंग करता है, ये है प्लेन मिरर। तो कभी भी आप कंफ्यूजन में ना रहें, और स्पष्ट बात कि चाहे ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, जो भी है ना, अगर रियल स्पेस में पढ़ रहा है तो इवेंट विल बी रियल, अगर वर्चुअल स्पेस में पढ़ रहा है तो इवेंट विल बी वर्चुअल, सिंपल सी बात। तो ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, कहीं भी आप देखिए, तो आपको एक बात ये समझ जाना है, एक महत्वपूर्ण बात, और जो कि हम लोग इसी में क्लियर कर लेते हैं। ये रेगुलर यहां जो है ना, देखिए ये तो रियल स्पेस है, ये बात तो हम लोग को पता चल गया है ना, और इसका भी ये जो है वर्चुअल स्पेस है, तो ये भी बात हम लोग को पता चल गया। अब मामला थोड़ा सा यहां क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठने वाला है। तो इसको देखिए, यहां ये रियल स्पेस है, पक्का हो गया, ये इसका ये रियल स्पेस है। तो यहां ये समझना है कि रियल स्पेस हो गया, और ये हो गया आपका वर्चुअल स्पेस। ठीक, ये रहा वर्चुअल स्पेस, लिख दिए वर्चुअल स्पेस। इसमें से अगर हम लोग देखें तो इसका आपका जो पोल से ऑरिजिनेट किए, तो यहां जो है इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इसको फोकल लेंथ कहेंगे, यानी फोकस पॉइंट हो गया। तो यहां जो आप F दिखाएंगे और C दिखाएंगे, C का मतलब हुआ R, ये वर्चुअल स्पेस में पड़ता है, कनकेव का रियल स्पेस में पड़ता है, वर्चुअल स्पेस का यानी कन्वेक्स का वर्चुअल स्पेस में पड़ेगा। यही तो है खेल, और इसके पास आपको बताया जा चुका है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का मान इन्फिनिटी होता है, पावर का मान 0 होगा, इसमें एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिल्कुल नहीं होता है। यहां जो है ये देखिए, ये दोनों में से एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा, ये तो कभी कन्वर्ज यानी लगभग नहीं करता है। लेकिन यहां जो है हम लोग को जब डिटेल स्टडी में जाएंगे तो इसका जो मुख्य लक्षण है कनकेव का, वो रेज को समेटना टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका काम है भगा देना दूर।
तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। अब सबसे पहले जितना भी रे डायग्राम प्लस और भी जो बातें इसमें से आएंगे, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आने वाला है और ये है साइन कन्वेंशन। बहुत सारे साइन कन्वेंशन बनाए गए हैं चिन्ह परिपाटी, है ना। तो इसकी चर्चा पहले हम लोग करेंगे। और यूजुअल डिनोशंस का मतलब हुआ कि जो आप कभी भी पढ़ रहे हैं, कभी यू देख रहे हैं, कभी आर दिखाया जा रहा है, कभी एफ दिखाया जा रहा है, ये सारे डिस्टेंसेस जो स्फेरिकल मिरर्स के होते हैं इसका प्रॉपर नाम होता है, प्रॉपर नेम होते हैं। इसको कहा जाता है यूजुअल डिनोशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, यानी स्फेरिकल मिरर के यूजुअल डिनोशन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले साइन कन्वेंशन के साथ साथ प्लस करने वाले हैं यूजुअल डिनोशंस, यानी हम लोग अगले वाले में क्या होगा उसमें, तो उसमें से बहुत सारे धीरे धीरे फॉर्मूला इंटर करना शुरू होगा। 10 क्लास का भी शामिल किया जाएगा, महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वहीं से सब अभी जो आपको जितनी भी बातें बताई गई वो रिलेटेड टू 10th क्लास था। इसके बगैर जो है जबरन जो है वो डेरिवेशन नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका प्रॉपर ढंग से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो यहाँ जो है ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन सबके पहले हम लोग यूजुअल डिनोशंस के बारे में जानेंगे। यही हम लोग को बहुत सारा साइन पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। दोनों कन्वेक्स और कनकेव दोनों का जो है प्रॉपर जो एक प्रॉपर जो कन्वेक्स या कन्वेक्स को जो डाइवर्जिंग बोला गया, या मान लिया जाए कि उसका जो नेचर है उसको तो हम लोग क्लियर करेंगे ही, साथ साथ में हम लोग जो है यूजुअल डिनोशंस को भी शामिल करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में सब ये सब शामिल हो जाएगा। तो सबको शुभ रात्रि और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।